नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि गुप्त काल जो है उसका साम्राज्य कैसे उदय हुआ, कौन उसका संस्थापक था, फिर उसके महान महान राजा जो है मुख्य वो हमने डिस्कस करे थे। फिर हमने देखा था कि उसका पतन फिर कैसे हो गया, यानी हमने देखा कि श्रीगुप्त जो था, कौन, श्रीगुप्त जो है वो उसकी स्थापना करता है। फिर उसका पहला महान राजा कौन होता है, चंद्रगुप्त प्रथम होता है। वो इसका सबसे पहला जो प्रतापी राजा होता है वो चंद्रगुप्त प्रथम होता है। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन होता है, समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के बारे में हमने जाना था कि वो ऐसा राजा हुआ कि उसने पूरे भारत को छिन्न भिन्न करके रख दिया, यानी कि सब लोग उससे डरने लगे। यानी कि उसके जो डायरेक्ट कंट्रोल में आते थे वो राजा और वो सामंत तो डरते ही थे, साथ ही साथ उसके परिधि पे रहने वाले, जैसे हमने देखा था कि किस प्रकार से श्रीलंका का जो राजा था अमोघ वर्मन ही शायद नाम था, वो श्रीलंका का जो राजा है वो समुद्रगुप्त से भारत में बौद्ध धर्म के एक मंदिर के निर्माण के लिए क्या अनुमति प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा था कि समुद्रगुप्त। फिर हमने देखा चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कि उसने विवाह के माध्यम से जो है अपने साम्राज्य को मजबूत बनाया था। फिर हमने देखा था कि किस प्रकार से इतने महान साम्राज्य जो है उसका पतन किस प्रकार हो गया था कि जो हूण लोग आ गए बाहर से, वो बड़े ही बेजोड़ घुड़सवार हुआ करते थे, धनुर्धर हुआ करते थे उत्तम। उसकी वजह से उनके सामने गुप्त साम्राज्य के जो उत्तराधिकारी हुए वो कमज़ोर साबित हुए, उनके सामने खड़े नहीं हो पाए, टिक नहीं पाए। और बहुत सारे कारण हमने देखे थे कि इस प्रकार से कि सेना जो है वो सस्टेन नहीं कर पाई थी क्योंकि धन की कमी आ गई थी। इस प्रकार से हमने गुप्त साम्राज्य के राजाओं के बारे में जानकारी पिछले लेक्चर में हासिल कर ली है। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो वो वाला अगर आप लेक्चर देखेंगे तो ये वाला आज जो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आज का लेक्चर जो है इसमें हम करने वाले हैं कि गुप्त काल की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की हुआ करती थी। इस लेक्चर में हम ये जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गुप्त काल की राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की हुआ करती थी। सबसे पहले हम देखेंगे कि गुप्त काल की राजनीतिक स्थिति जो है वो किस प्रकार हुआ करती थी। तो गुप्त काल का अगर प्रशासन देखें, हम केंद्रीय प्रशासन की बात करें सबसे पहले, तो उस काल में राजतंत्र की शासन प्रणाली प्रचलित हुआ करती थी। ये तो आपको ही पता है, लोकतंत्र तो पहले भी नहीं हुआ करता था, लोकतंत्र तो अब आया है। तो लेकिन जो केंद्रीय पंजाब में जो मद्र लोग हुआ करते थे, देखिए जब मैं समुद्रगुप्त आपको पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि यहाँ पर मद्र लोग हुआ करते थे पंजाब में, उनको भी इसने हराया था। और कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में जो पड़ती है वहाँ कुनिंद लोग होते थे। और आगरा और जयपुर प्रदेश जो है वहाँ पर अर्जुनायन हुआ करते थे। और राजपुताना में जो मालव होते थे, मालव क्षेत्र जो मालवा वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर मालव जनजाति वगैरह रहा करती थी। तो वहाँ पर क्या होता था कि गणतंत्र हुआ करते थे वहाँ पर। अगर कोई आप में से RAS की तैयारी कर रहा होगा तो उसको पता होगा कि ये मालव कौन थे, अर्जुनायन कौन थे, वो इसमें थोड़ा ज़्यादा डीप से इनकी पढ़ाई करते हैं। फिर है उस काल में क्या था, देवत्व का सिद्धांत प्रचलित था। देखिए देवत्व का सिद्धांत तो हमने देखा था कि वैदिक काल से ही देवत्व का सिद्धांत आ गया था कि यानी कि राजा जो है वो देवता का प्रतिनिधि है, ये देवत्व का सिद्धांत हुआ करता था। यानी कि राजा को किसने भेजा है, देवता ने भेजा है, भगवान ने भेजा है, ताकि वो जाके जनता पर शासन करे और यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखे। राजा का पद जो है वो पैतृक हुआ करता था और ज्येष्ठ पुत्र को ही प्राय युवराज चुना जाता था। परंतु ऐसा हमेशा ही हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। जैसे हमने देखा था कि राजा किसको बनना था, वास्तविकता में कौन बना था, रामगुप्त। परंतु रामगुप्त के राम वाले कार्य नहीं थे, इसकी वजह से उसके छोटे वाले भाई ने उसकी हत्या कर दी। क्या नाम था उसका, चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या करके वो राजा बन जाता है। और ये क्यों रामगुप्त के राम वाले काम नहीं थे वो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया है। फिर क्या था, गुप्त राजाओं ने परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, सम्राट, पृथ्वीपाल आदि की उपाधियां, बड़ी आडंबर पूर्वक उपाधियां उन्होंने धारण करी। जैसे ये वाले राजा जो थे गुप्त काल के, वो मौर्य राजाओं के विपरीत हुआ करते थे। मौर्य राजा क्या कहते थे अपने आप को, देवों का प्यारा। और ये क्या कहते थे अपने आप को कि मैं ही देव हूँ, हम ही हैं जो हैं सो है। देखिए परमेश्वर की उपाधि धारण की है, इसका अर्थ क्या है, यानी मैं ही परमेश्वर हूँ। वो अपने आप को देवों का प्यारा बताते थे और ये कहते थे कि देवों का प्यारा और देव कुछ नहीं है, हम ही हैं जो हैं वो हैं। यानी कभी कभी अपन को लगता है अपनिच भगवान है ना, तो वो इन राजाओं को लगता था कि अपनिच भगवान है। फिर कभी कभी क्या होता था कि रानियां भी अपने पतियों के साथ मिलकर शासन किया करती थी। जैसे चंद्रगुप्त प्रथम जो है उसकी पत्नी थी कुमार देवी, उसने अपने राजा के साथ मिलकर शासन किया। ठीक है। और फिर हमने देखा था कि प्रभावती गुप्त जो थी
वाकाटक सम्राट की पत्नी प्रभावती गुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी, वो उसने भी जो है शासिका के तौर पे कार्य किया था। फिर अगर देखा जाए कि राज कार्य में परामर्श हेतु राजा की क्या होती थी, एक परिषद हुआ करती थी, यानी कैबिनेट। आज की अगर बात करें तो कैबिनेट टाइप की एक मंत्री परिषद उस काल में भी हुआ करती थी, ठीक है। इसमें क्या हुआ करते थे, राजकुमार, उच्च कर्मचारी और सामंत लोग इसमें शामिल हुआ करते थे। और जो मंत्री परिषद का निर्णय होता था उसको एक अमात्य होता था, वो अमात्य क्या करता था, सम्राट के पास उसको ले जाता था और सम्राट ही अंतिम स्वीकृति देता था। यानी कि अगर मंत्री परिषद ने कोई निर्णय ले लिया हो और फिर भी वो सम्राट को पसंद नहीं आया तो सम्राट उस निर्णय को बदल सकता था। यानी अंतिम अगर कोई शक्ति माने आप निर्णय की शक्ति, तो किसके पास हुआ करती थी, राजा के पास हुआ करती थी। ठीक है, आगे चल लेते हैं। फिर है कि जो प्रशासनिक विभाग है उनका ऊपर से लेकर नीचे तक एक क्रम हुआ करता था। यानी सबसे पहले जैसे राजा हो गया, फिर राजा के नीचे अमात्य लोग हुआ करते थे, फिर अलग अलग प्रकार के मंत्री हुआ करते थे। तो इस प्रकार से क्या होता था कि एक जो भी अधिकारी हुआ करते थे उनका एक तरीके से क्रम बना होता था, आज के जैसे ही पद सोपान पूरा एक बना हुआ उस काल में भी हुआ करता था। साम्राज्य जो है उसको कई नामों से जाना जाता था, जैसे राज्य, राष्ट्र, देश, मंडल, पृथ्वी। यानी उन राजाओं को उतना ही पता था इसलिए वो सारी पृथ्वी वो उसी को मान लेते थे। यानी राजा जो थे उनको क्या है, जो अपने राज साम्राज्य को किस किस नाम से वो पुकारा करते थे, राज्य, राष्ट्र, देश, मंडल। आज भी हम पुकारते हैं ना, राष्ट्र, राज्य, देश, ऐसे, ठीक है। और जो राज्य हुआ करता था, यानी कि जो साम्राज्य होता था उसको प्रांतों में बांट दिया जाता था, जिसे क्या कहते थे, भुक्ति कहते थे। ये और भी आगे अभी हम पढ़ेंगे। तो क्या होता था कि प्रांत जो होते थे इनको, जो राज्य हुआ करते थे उनको प्रांतों में बांट दिया करते थे, और प्रांत जो है उनको विषयों में बांट दिया करते थे। विषय मतलब जिले हुआ करते थे, और जिले जो है उनको गांवों में बांट दिया करते थे। परंतु क्या होता था कि जो पूर्वी भारत अपना है, पूर्वी भारत में जो विषय होता था इसको भी बांटा जाता था, किसमें, विथियों में। ये याद रखना, विथियों में इसको बांटा जाता था पूर्वी भारत में। और फिर गांव जो है उसको अग्रहार और पट्ट जो है उसमें बांटा जाता था। ये देखिए एक एक चीज़ याद करने वाली है, यहाँ से क्वेश्चन बने, मैं दिखाऊंगा अभी आपको आगे क्वेश्चन। सॉरी, बाहर जो है बड़ी मूसलाधार बारिश हो रही है, बिजली कड़कने की भी आवाज़ आ रही है। जो अग्रहार और पट्ट किसे कहा जाता था, जो गाँव के भाग हुआ करते थे उन्हें अग्रहार और पट्ट कह दिया जाता था। फिर क्या होता था, प्रांत जो प्रशासन का जो मुखिया होता था उसे उपरीक कहते थे, या तो गोप्ता कहते थे, भौगिक, भोगपति, ये सब एक ही चीज़ है। उपरीक, गोप्ता, भौगिक, भोगपति और राजस्थानीय, इन सब नामों से पुकार दिया जाता था किसको, प्रांत का जो प्रशासन का मुखिया होता था। परंतु जो मुख्य नाम हुआ करता था वो होता था उपरीक। जो उपरीक होता था वो कौन होता था, प्रांतीय प्रशासन का मुखिया जो होता था उसे उपरीक कहा जाता था। फिर प्रांतों को भुक्ति, प्रदेश और भोग कहा जाता था। यानी प्रांतों को क्या कहते थे, भुक्ति कहा जाता था। ये आपको याद रखना है, ये मुख्य वाला नाम भुक्ति आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ ऊपरी का आप याद रख लेना और यहाँ पर भुक्ति आप याद रख लेना, ठीक है। तो जो प्रांतों का मुखिया होता था उसे उपरीक कहते थे और प्रांतों को क्या कह देते थे, भुक्ति कह देते थे। फिर भुक्ति को किसमें बांट देते थे, जिलों में, जिसको क्या कहते थे, विषय। एक मिनट, हम थोड़ा सा इरेजर ले लें, साफ कर लें यहाँ से, ठीक है। तो हुआ क्या करता था, उसको विषय कहा जाता था, किसके, जिले को विषय कहा जाता था। भुक्ति को बांट दिया जाता था जिलों में, और जिलों को विथि में बांट दिया जाता था। जो विथि हैं उनमें बांट दिया जाता था जिलों को, कहाँ, पूर्वी भारत में, ठीक है। यहाँ तक हो गया। फिर जिसका प्रधान क्या होता था, विषयपति कहलाता था, किसका, विषय का, और विषय क्या होता था, जिला। ये देखिए, ये ऐसे क्रम में लगाने के लिए यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है, और पूछा भी है यूपीएससी ने कि इनमें से सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी, फिर सबसे छोटी इकाई कौन सी है। क्रमवार में लगाने के लिए पूछ लिया था, तो ये याद रखना आपको। और नगर प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता था, एक परिषद के द्वारा चलाया जाता था। और पुरपाल या जो नगर रक्षक हुआ करता था वो नगर का सर्वोच्च अधिकारी उस काल में हुआ करता था। और गाँव जो होता था वो सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी, किसकी, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी गांव, और जिसका मुखिया क्या कहलाता था, ग्रामिक कहलाता था। और ग्राम सभाओं का भी उल्लेख हमें मिला है, जिसके सदस्यों को महत्तर कहा जाता था। किसके, ग्राम सभाओं के जो सदस्य होते थे उनको महत्तर कहा जाता था। और मध्यकालीन युग आते आते गांव के मुखिया को महाराष्ट्र में पट्टकिल तथा आंध्र प्रदेश में क्या कहा जाता था, महत्तर कहा जाता था। यानी कि ये महत्तर शब्द किससे जुड़ा हुआ है, तो गांव से संबंधित ये महत्तर शब्द जुड़ा हुआ है, आपको याद रख लेना है। ऐसा सवाल जो है यूपीएससी में बन चुका है ऑलरेडी, मैं दिखाऊंगा आगे आपको, ठीक है। आगे चल लेते हैं। फिर है, इस समय पर क्या होता था कि
दीवानी और फौजदारी जो अपराध है उससे संबंधित कानूनों की व्याख्या इस काल में प्रस्तुत कर दी गई थी। यानी दीवानी और फौजदारी जो कानून है वो अलग अलग इस काल में आके बांट दिए गए थे। और उत्तराधिकारी संबंधी स्पष्ट और बड़े मतलब विस्तृत कानून उस काल में बना दिए गए थे। उत्तराधिकार से संबंधित कि कौन उत्तराधिकारी होगा, उत्तराधिकार से संबंधित नियम क्या है, पुत्री को उत्तराधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसे संबंधित कानून उस काल में बना दिए गए थे। यानी पुत्री जो होती थी उसको उत्तराधिकार से संबंधित उसको यानी उत्तराधिकार जो होता था पिता के उत्तराधिकार में उसका भाग नहीं होता था, परंतु जो पिता उसको जब पुत्री का विवाह होता तो जो स्त्री धन कहलाता है उसका जो अधिकार पूरा किसको हुआ करता था, पुत्री को ही हुआ करता, यानी उस महिला को उसका पूरा अधिकार हुआ करता था। यानी स्त्री धन में जो भी उसे प्राप्त हुआ है वो उसे बेच सकती थी, वो कुछ भी उसका कर सकती थी। ठीक है, सम्राट साम्राज्य का सर्वोच्च न्यायाधिकारी होता था। तो और कौन न्याय करेगा, सर्वोच्च न्यायाधिकारी कौन होगा? लोकतंत्र तो है नहीं कि अलग से सुप्रीम कोर्ट होगा, तो कौन था उस काल में सर्वोच्च न्यायाधीश कौन हुआ करता था? सम्राट ही हुआ करता था। और ये जो पुरोहित लोग हुआ करते थे, ब्राह्मण लोग, उनकी सहायता से ये अपना न्याय का कार्य ये किया करता था। व्यापारी और जो व्यवसायियों की श्रेणियां होती थी, देखिए श्रेणी मैंने आपको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? श्रेणियां क्या होती थी? जो भी व्यापारी जो संघ हुआ करते थे वो श्रेणियों में अपने आप को जो क्या करते थे, संगठित करके रखा करते थे। और वो श्रेणियां अपने धर्म के आधार पर विवादों का निपटारा कर लेती थी। श्रेणियों का धर्म क्या है? यानी धर्म का मतलब ये हिंदू मुस्लिम वाला धर्म नहीं है, यहाँ पर धर्म का मतलब है कि वहाँ उसका क्या कर्तव्य क्या ड्यूटीज़ रहती थी। तो श्रेणियाँ क्या हुआ करती थी? जो भी उनके अंतर्गत आने वाले सदस्य थे उनको दंड भी दे सकती थी, उनको न्याय भी सुना सकती थी। और श्रेणियाँ इतनी प्रभावशाली हुआ करती थी कि उनका दिया हुआ न्याय, उनका दिया हुआ फैसला राजा भी शायद ही बदलता था। फिर हम देख लेते हैं कि गुप्त काल में आय के प्रमुख स्रोत जो हुआ करते थे वो क्या थे? कर हुआ करते थे। विभिन्न प्रकार के कर जो है गुप्त काल में आय के स्रोत हुआ करते थे। ये यहाँ पर दिए हैं गुप्त काल के विभिन्न कर, ये हम जान लेते हैं। देखिए भोग क्या होता था? राजा को जो प्रतिदिन फल फूल और सब्जियों के रूप में दिया जाने वाला कर होता था वो होता था भोग। और एक भाग क्या होता था? भूमि के उत्पादन से प्राप्त होने वाला जो छठा हिस्सा होता था, यानी 1/4 या 1/6वां हिस्सा जो है वो कर के रूप में लिया जाता था। तो जो छठा हिस्सा होता था वो क्या होता था? भाग हुआ करता था। फिर है ऊपरी कर। ऊपरी कर क्या होता था? उन किसानों से ये लिया जाता था जिसका भूमि पर कोई स्वामित्व नहीं हुआ करता था। फिर हम देखें हिरण्य मैंने पहले भी ये डिस्कस करवाया है। जो नगद में वसूल किया जाता था वो होता था हिरण्य कर, और जो अन्न के रूप में वसूल किया जाता था वो होता था मेय कर। फिर है विष्टि। देखिए मैंने पहले भी आपको एक लेक्चर में इसके बारे में बताया। विष्टि इस काल में एक प्रकार का कर हुआ करता था। विष्टि क्या होता था कि राजा जो आपसे अलग अलग कर लेता था वो तो ठीक ही है, परंतु जब राजा को आवश्यकता पड़ती थी तो वो क्या करता था? बेगार करवा लेता था आपसे। बेगार मतलब आपको पैसा नहीं देता था, आपसे मेहनत वो करवा लेता था। तो वो एक प्रकार का कर हुआ करता था। ये भी क्वेश्चन बना है कि विष्टि जो है क्या हुआ करता था? एक प्रकार का कर हुआ करता था। 10 अपराध होता था, 10 अपराधों के लिए लगाया गया जुर्माना। ठीक है, 1 मिनट हम इसको कर लेते हैं क्लीन। और भूतावाद प्रत्यय होता था, विदेशी वस्तुओं के आयात पर लगाया गया कर। और मेय होता था, अन्न के रूप में जो वसूल किया जाता था वो होता था मेय। जो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये 2014 का यूपीएससी का क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत में मेहतर और पट्टकिल पदनाम किन के लिए प्रयुक्त होते थे? सैन्य अधिकारी के लिए, ग्राम मुखिया के लिए, वैदिक कर्मकांड के विशेषज्ञ के लिए, शिल्पी श्रेणियों के प्रमुख के लिए। तो हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले कि जो है ये शब्द किससे जुड़ा हुआ था। अगर एग्जैक्ट भी आपने नहीं पढ़ा कि आंध्र प्रदेश में पट्टकिल कहते हैं और वहाँ पर मेहतर कहते हैं, ये वाली चीज़ अगर आपने एग्जैक्ट भी नहीं पढ़ी है तो भी आपके दिमाग में इतना तो होना ही चाहिए था कि ये मेहतर वाले शब्द जो है, और पट्ट किसे कहा जाता था गुप्त काल में? पट्ट गाँव के भाग होते थे। तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ जानी चाहिए थी कि ये सब चीज़ें जो गाँव से संबंधित किसी चीज़ से या किसी कोई प्रशासनिक शब्दावली है, तो इसका आंसर आप लगा सकते थे ग्राम मुखिया। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको डायरेक्टली कोई चीज़ आए ना आए, पर इनडायरेक्टली जो है आपका क्वेश्चन इस प्रकार से ठीक हो सकता है। इसलिए नाक, कान और आंखें आपकी खुली रखना। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं कि गुप्त काल के केंद्रीय अधिकारी कौन कौन हुआ करते थे। ये आपको मतलब एकदम रटने नहीं बैठना है इनको, पर थोड़ा थोड़ा आपको एक दिमाग में आपके थोड़ा सा रहना चाहिए कि कौन कौन ये हुआ करते थे। तो सर्वाध्यक्ष जो है वो कौन होता था? सभी केंद्रीय विभागों का प्रमुख होता था वो सर्वाध्यक्ष। नाम से ही पता लग रहा है कि सर्वाध्यक्ष सभी लोगों का जो अध्यक्ष है। फिर महासंधि विग्राहक, तो ये कौन करता था? संधि व युद्ध का मंत्री होता था, पता ही लग रहा है नाम से, महासंधि विग्राहक। फिर
अक्षपटलाधिकृत कौन होता था? राजकीय पत्रों का जो रिकॉर्ड रखता था उसका मंत्री कौन होता था? वो होता था अक्षपटलाधिकृत। फिर प्रतिहार होता था, सम्राट की रानियों के अंतःपुर का रक्षक होता था, वो होता था प्रतिहार। और महाप्रतिहार कौन होता था? राजमहल के रक्षकों का मुखिया होता था महाप्रतिहार। भाई प्रतिहार हो गया अंतःपुर का रक्षक, तो महाप्रतिहार कौन हो गया? बहुत सारे प्रतिहारों का एक मुखिया हो गया, वो महाप्रतिहार हो गया। कुमारामात्य कौन होता था? ये पदाधिकारियों का एक सर्वश्रेष्ठ वर्ग हुआ करता था, इनमें उच्च पद पर नियुक्त किया जाता था इन कुमारामात्य लोगों को, ठीक है। फिर राजा मात्य कौन होता था? सम्राट का परामर्शदाता जो हुआ करता था वो होता था राजा मात्य। राजस्थानीय, ये हमने देखा है, अभी सम्राट या गवर्नर के निवास स्थान पर एक कर्मचारी हुआ करता था, ठीक है। महासेनापति, सेना का सर्वोच्च अधिकारी। बलाधिकृत, सेनापति, तो बल से याद रख लेना, बल किस काम आता है? बल मतलब लड़ने का काम, तो बलाधिकृत कौन? सेनापति। महापिलुपति कौन होता था? गज सेना का अध्यक्ष। महाअश्वापति, अश्व सेना का अध्यक्ष। दंडपाशिक कौन होता था? पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी होता था दंडपाशिक। भाई आज हम भी देखते हैं दंड कौन देता है? न्यायाधिकारी जो होता था, न्यायाधीश होता, वो तो देता ही है, परंतु लठ कौन बजाता है? सीधी सीधी बात बताओ आप, तो दंड कौन देता है? पुलिस। तो पुलिस विभाग का याद रखने के लिए आपको कैसे भी कनेक्ट करके याद रखना है, जिसे चाट या भाट भी कहा जाता है, ठीक है। विनय स्थिति स्थापक, ये होता था धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी। नाम से पता लग रहा है भाई, विनय स्थिति का स्थापक होता था, विनय बनाए रखना समाज में, तो ये कौन होगा? धार्मिक मामलों का अधिकारी होगा। फिर है गुप्त काल की सामाजिक अवस्था, अब हम देख लेते हैं। गुप्त काल में भारतीय समाज 4 वर्णों में विभक्त था। वो 4 वर्ण कौन से हैं वो आपको पता ही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और जीवन जो है वो 4 आश्रमों का पालन किया जाता था जीवन में। कौन से आश्रम होते हैं? गृहस्थ आश्रम हो गया, सबसे पहले कौन सा होता है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ हो गया, फिर संन्यास आश्रम। तो ये 4 आश्रम उस काल में हुआ करते थे, ठीक है। राजवंशों के आचार्य या अध्यापक कौन होते थे? ब्राह्मण होते थे। ये तो हमें सबको पता है कि उस काल में शिक्षक जो है वो कौन होते थे? ब्राह्मण ही हुआ करते थे। अंतरजातीय विवाहों के प्रमाण भी हमें मिलते हैं, हालांकि थोड़े मिलते हैं, पर अंतरजातीय विवाहों के जो है हमें प्रमाण उस काल में भी मिला करते हैं। और सती प्रथा उस काल में प्रचलित हुआ करती थी, यानी कि जो सती प्रथा आप देख सकते हैं, उसका पहला अगर कोई हमें साक्ष्य मिलता है ना, तो वो गुप्त काल में आके हमें मिलता है। और सबसे अंतिम जो कहाँ मिलता है, ये शायद 1992 या 82 में राजस्थान के देवराला में एक सबसे आधुनिक अगर सती प्रथा का जो हमें साक्ष्य मिलता है तो वो मिलता है। इस काल में क्या होने लगा था कि वैसे अगर देखा जाए तो समाज में थोड़ा स्त्रियों को जो है इस काल में, जैसे रामायण, महाभारत, वेद, पुराण और कृष्ण की पूजा करने की इस काल में इनको अनुमति मिल गई थी। परंतु जो उच्च वर्ग की स्त्रियां होती थी उनकी स्थिति निम्न वर्ग की स्त्रियों से, यानी तथाकथित निम्न वर्ग में बता रहा हूँ, ये उच्च वर्ग निम्न वर्ग वैसे कुछ देखा जाए तो जात पात होता नहीं है, परंतु जो उच्च वर्ण की स्त्रियां होती थी उनके ऊपर ज़्यादा जो है बंदिशें लगाई जाती थी, ज़्यादा उनको दबाव में रखा जाता था। उनको क्या होता था कि एक निजी वस्तु उनको समझ लिया जाता था। जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ा तो जैसे जैसे जो है ज़मीनें जो है राजा अपने कंट्रोल में लेते गए, उस प्रकार से धीरे धीरे वो स्त्री जो उसको निजी वस्तु समझने लगे। इसलिए ये तक आशा करने लगे कि स्त्री जो है वो तो मरने में भी उनका साथ देगी। इसलिए जब भी कोई पुरुष मर जाता था तो स्त्री से आशा की जाती थी कि वो अपने पति के साथ ही सती हो जाए। सती होने का मतलब है कि जब पति की चिता जल रही हो तो उसी चिता में जिंदा वो भी जल जाए, ये आशा की जाती थी। पर देखिए क्या विडंबना है कि पुरुष जो है उससे ऐसी आशा नहीं की जा सकती। पुरुष से भी आशा होनी चाहिए कि जब स्त्री आपके लिए जल रही है तो जब स्त्री मर जाए तो पुरुष भी मर जाए। ऐसी तो हमें कोई ऐसा कोई उदाहरण हम देखने को मिलते नहीं है। तो जो सेनानी गोपराज था वो मर गया जब, तो उसकी पत्नी जो थी वो उसके साथ चिता में जल गई। और ये 510 ईस्वी का जो भानुगुप्त का एरन अभिलेख है इससे हमें पता लगता है। ठीक है, आगे चल लेते हैं। फिर है पर्दा प्रथा का प्रचलन जो है उस काल में केवल उच्च वर्ग की स्त्रियों में हुआ करता था। यानी देखिए जो तथाकथित अपने आप को उच्च वर्ग वाले बताते हैं उनसे ज़्यादा सभ्य तो वो है जिन्हें जो तथाकथित निम्न वर्ग वाले हैं। यानी कि हुआ क्या करता था कि जो निम्न वर्ग की स्त्रियां होती थी वो तो खेत में भी अपने काम करने चली जाया करती थी, और इन स्त्रियों को जो उच्च वर्ग की स्त्रियां इनको बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। इसलिए ये क्या होती थी
कि ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से किस पे डिपेंडेंट थी? अपने पति पे ये सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट थी। आज भी अपने आप समाज में अभी भी बड़े मात्रा में आप देख सकते हैं कि जो तथाकथित उच्च वर्ग अपने आप को बताते हैं, उनकी स्त्रियां आज भी खेतों में काम करने नहीं जाती है, बाहर नहीं निकलती। इस बात को वो बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं और बड़ा गर्व के साथ कहते हैं, परंतु ये गर्व वाली बात नहीं है, ये उल्टा नीच पने वाली बात है। क्यों बात है? क्योंकि इससे उनकी स्त्रियों की जो है वो स्वतंत्रता छिन जाती है। जबकि निम्न वर्ग की स्त्रियां क्या होती है, वो अपने काम करने के लिए खेतों से बाहर भी जाती हैं, तो क्या होती है, आर्थिक रूप से भी इंडिपेंडेंट वो हो जाती है। और स्त्रियों का इंडिपेंडेंट होना बहुत आवश्यक है। ठीक है। फायान और जो ह्वेनसांग है, फायान कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। और ह्वेनसांग कब आया था? हर्षवर्धन जो है, आगे हम हर्षवर्धन का काल पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, उसके काल में आया था। तो उसके अनुसार पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, यानी उस बंदे ने नहीं देखा, वो जहाँ जहाँ गया होगा वहाँ पर उसे पर्दा करी हुई महिलाएं नहीं मिली होगी। और वैसे भी उच्च वर्ग की महिलाओं में ये प्रचलित था, और उच्च वर्ग की महिलाएं बाहर निकलती ही कहाँ थी, तो उसको नहीं दिखा होगा बेचारे को। तो उसने कहा है कि भाई मुझे तो पर्दा प्रथा का जो पर्दा प्रथा है उसका प्रचलन मुझे तो दिखा नहीं भारत में, तो उसने अपना लिख दिया, परंतु अपने भारत में ये हुआ करता था। वेश्यावृत्ति भी उस काल में प्रचलित थी। देखिए, वेश्यावृत्ति जो है वो सभ्यता की शुरुआत से लेकर सभ्यता के अंत तक ये कार्य चलता रहेगा। ये ऐसा कार्य है जो हमेशा से चलता रहेगा। अगर हम देखें मौर्य काल में, तो वेश्याओं को तो अगर आप देखें जासूस के तौर पर उनको इस्तेमाल किया जाता था, उनको उनकी नियुक्ति होती थी बाकायदा, और वेश्याओं को कहा क्या जाता था? गणिका कहा जाता था। देवदासी प्रथा भी प्रचलित उस काल में हुआ करती थी। अब देखिए, देवदासी प्रथा क्या होती थी कि कुछ जो बालिकाएं होती थी उनको क्या होता था कि मंदिरों में दान दे दिया जाता था। फिर मंदिरों में उनका काम होता था नाचना, नृत्य करना। वो नृत्य किसके लिए करती थी? भगवान के लिए वो नृत्य करती थी। परंतु वास्तविकता इसकी ये थी कि वो भगवान के लिए नृत्य नहीं करती थी, उनका शोषण होता था। बाकी आप खुद समझदार हैं क्यों होता था और किस प्रकार से उनका होता था। मैं कोई एक इसको गलत कमेंट के तौर पे नहीं बता रहा हूँ, परंतु वास्तविकता में यही हुआ करता था इस देवदासी प्रथा में। ठीक है। कुछ जो क्षत्रिय थे उनके द्वारा वैश्य का कार्य करने का भी हमें उल्लेख मिला है, यानी कि कुछ क्षत्रिय जो थे वो वैश्य का कार्य भी कर लेते थे उस काल में। देखिए, ये गुप्त सम्राट हुआ करते थे, ये वास्तविकता में होते थे वैश्य। तो इस काल में आके गुप्त काल में क्या था कि थोड़ी बहुत जो ये वर्ण व्यवस्था वाली जो ये है व्यवस्था, इसमें थोड़ा बहुत अगर देखें थोड़ी ढिलाई हमें मिलती है, क्योंकि वो खुद जो है वो वैश्य थे। बाद में उन्होंने अपने आप को क्षत्रिय बताया, और जो क्षत्रिय जो राजकुमारियों से विवाह करके उन्होंने अपनी स्थिति को जो थोड़ा ऊंचा उठाया। फिर था शूद्र द्वारा सैनिक वृत्ति अपनाने का भी हमें प्रमाण मिलता है। और शूद्र जो लोग थे वो लोग तो कृषक भी इस काल में बन गए थे। देखिए, वर्ण व्यवस्था में तो ढिलाई अब आप देख सकते हैं। शूद्र जो लोग थे इससे पहले काल में क्या करते थे कि तीनों वर्णों के वो स्वामी के तीनों वर्णों के सेवक के तौर में उनको देखा जाता था कि आपका काम सिर्फ है तीनों जो ऊपर वाले वर्ण है उनकी सेवा करना। परंतु इस काल में आके क्या हो गया था कि उनको सैनिक वृत्ति अपनाने का भी आप थोड़ा उसको परमिशन मिल गई थी, और उनको कृषक जो है कृषि कार्य करने का भी उनको परमिशन इस काल में आके मिल गई थी। और गुप्त काल में दास प्रथा भी प्रचलित हुआ करती थी, यानी दास भी इस काल में हुआ करते थे। फिर है फायान ने एक अछूत जाति का उल्लेख किया है जिसे चांडाल कहा गया है, यानी फायान ने बताया। हालांकि देखिए, ये इस काल में आते आते हमें थोड़ा सा ढिलाई मिलती है वर्ण व्यवस्था में, परंतु इतनी भी ढीली नहीं थी। चांडाल तो उस काल में भी हुआ करते थे। चांडाल कौन होता था? ये सबसे निम्न जाति, सबसे निम्न कोटि के शूद्र हुआ करते थे। ये गांव के बाहर ही रहते थे और मुख्य तौर से ये मांस वगैरह का ये व्यापार वगैरह ये किया करते थे। और इनके ऊपर तो इतनी बंदिशें हुआ करती थी कि अगर ये सड़क से गुजर रहे हैं तो इनको आवाज़ करते हुए या तो ये क्या करते थे, दो डंडों को पीटते हुए ये सड़क से गुजरते थे, ताकि लोगों को पता लग जाए कि कोई चांडाल आ रहा है और वो सड़क से दूर हट जाए। क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जिस सड़क से होकर चांडाल गुजर रहा है वो अपवित्र हो जाती है, उसको देखने से ही जो है हमारा दिन गलत गुजरेगा, और ये अपशकुन उसको माना जाता था। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक पशु को उस काल में ज़्यादा महत्व दिया गया एक इंसान से। ये एक सभ्य समाज की निशानी तो नहीं ही हो सकती है। फिर हम देख लेते हैं गुप्त काल में आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार की हुआ करती थी। हमने सामाजिक व्यवस्था उस काल की देख ली, अब हम देखेंगे आर्थिक व्यवस्था उस काल में किस प्रकार की हुआ करती थी। तो उस काल में क्या था, आर्थिक क्षेत्र में कृषि, उद्योग और वाणिज्य
व्यापार तथा बैंकिंग में उस काल में बहुत उन्नति हुई। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर बैंकिंग उस काल में कहाँ से आ जाएगी, बैंक कैसे खुल जाएगा? तो वहाँ पर कोई एक्सिस बैंक, कोई SBI वाला बैंक, ऐसे बैंक नहीं खुले थे। बैंकिंग का मतलब कि महाजनी व्यवस्था वहाँ पर शुरू हो गई थी। जो श्रेणियाँ हुआ करती थी वो अपने सदस्यों को लोन वगैरह दे दिया करती थी, वही उस काल में बैंकिंग माना जाता। फिर वस्त्र उद्योग जो है इस काल का प्रमुख उद्योग हुआ करता था। गुप्त काल में वस्त्र उद्योग जो है वो सबसे जो उन्नत अवस्था में ये था। और कृषि जो है वो अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर थी। आज भी अगर हम देखें तो जो कुल बोए गए क्षेत्र का जो 55% है ना, वो आज भी वर्षा पर ही निर्भर है। यानी अभी भी हमारे यहाँ रेन फेड जो है वो एग्रीकल्चर होती है। और अमर सिंह ने अमर कोश में 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख किया है। वो कौन सी 12 प्रकार की भूमि है वो हमें जानने की आवश्यकता नहीं है, परंतु अमर सिंह ने 12 प्रकार की भूमियाँ गिनाई है अपने अमर कोश में। ठीक है, अब हम देखते हैं गुप्त काल में इस समय क्या हुआ करता था कि श्रेणियाँ जो है वो व्यावसायिक उद्यम एवं निर्माण क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका इस काल में निभाया करती थी। यानी उद्यम तो ये करती थी और निर्माण कार्य में भी ये इनका महत्वपूर्ण इनकी भूमिका हुआ करती थी। किनकी? श्रेणियों की। यानी मंदसौर की एक श्रेणी है, रेशम बुनकरों की एक श्रेणी है मंदसौर की, उसने तो मंदिरों का निर्माण करवाया बहुत सारे। ठीक है, एक तेलीय श्रेणी हुआ करती थी, तेली लोगों की श्रेणी, इसने तो सूर्य मंदिर में दीपक जलाने का जो खर्चा आता था तेल का, वो सारा तेल कौन देते थे? ये तेलीय श्रेणी ही देती थी। तो श्रेणियाँ ऐसा भी काम करती थी और बैंक का काम भी ये श्रेणियाँ किया करती थी। व्यापारिक समितियां जो हुआ करती थी उन्हें क्या कहते थे? निगम कहते थे। और निगम का प्रधान कौन होता था? श्रेष्ठी कहलाता था। निगम का जो प्रधान होता था वो श्रेष्ठी कहलाता था। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं जारी की। देखिए, जब हम पढ़ रहे थे कुषाण, तब भी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं जारी किसने की? हिंदू यूनानी शासकों ने। सबसे शुद्ध किसने जारी की? कुषाणों ने। और सबसे अधिक किसने जारी की? तो गुप्तों ने। गुप्तों की अगर शुद्धता में देखा जाए तो कुषाणों से कम शुद्ध थी, कुषाणों की जो स्वर्ण मुद्राएं थे उसकी तुलना में, परंतु इन्होंने मात्रात्मक रूप से ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिन्हें क्या कहा जाता था? दिनार। ये आपको याद रख लेना है, ये पूछा जा सकता है कि गुप्तकालीन मुद्राओं को अभिलेखों में क्या कहा गया है? उन्हें कहा गया है दिनार। फिर उस काल में देखिए, जब हम पढ़ रहे थे ये मौर्योत्तर काल पढ़ रहे थे, तब भी मैंने बहुत सारे आपको पोर्ट्स गिनाए थे। और ये जब हम गुप्त काल पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में, तब भी मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण पोर्ट्स जो है, बंदरगाह जो वो आपको बताए थे। तो पूर्वी तट जो है उस पर कौन कौन से थे? ताम्रलिप्ति। एक मिनट में यहाँ से साफ कर दूँ आपको ताकि साफ दिखाई दे दे। ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति कहाँ है? बंगाल में। घंटाशाला, कदुरा, ये कहाँ है? पूर्वी तट पर ये बंदरगाह हुआ करते थे, जहाँ से दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया तक क्या हुआ करता था? व्यापार हुआ करता था। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया आपको पता है, दक्षिण एशिया तो अपना हो ही गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सब दक्षिण एशिया में आता है सब कुछ। दक्षिण पूर्व एशिया में क्या हो गया? म्यांमार से जो पूर्व वाले जो भी देश हैं वो दक्षिण पूर्व एशिया में आते हैं। कौन से? सिंगापुर, मलय प्रायद्वीप वाले हो गए, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो उस काल में हुआ करते थे। ये सब किस में आते हैं? दक्षिण पूर्वी देशों में आते हैं। फिर पश्चिमी तट में कौन कौन से हैं? भरूच का गुजरात में हुआ करता था, कैम्बे भी गुजरात में, सोपारा, कल्याण, नाला सोपारा वाला मैंने बताया था ना आपको, तो सोपारा। ये बंदरगाह कहाँ हुआ करते थे? ये पश्चिमी तट पर हुआ करते थे। और यहाँ से कहाँ व्यापार होता था? भूमध्य सागर में। और जो पश्चिम एशिया के देश होते थे वहाँ पर यहाँ से व्यापार हुआ करता था। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये व्यापारिक रूट उस काल में हुआ करते थे। तो इस प्रकार से वहाँ पर व्यापार हुआ करता था। हालांकि ये कैनाल जो है ना उस काल में नहीं बनी थी, तो यहाँ तक व्यापार यहाँ पर हुआ करता था ऐसे। ठीक है, आगे चल लेते हैं। फिर हम देखें गुप्त काल में लोगों का जीवन स्तर जो है वो काफ़ी ऊंचा हुआ करता था। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उस काल में बहुत अच्छा हुआ करता था। फिर क्या है? नगरों के जो लोग हुआ करते थे वो विशेषकर समृद्धशाली जीवन व्यतीत किया करते थे। उस भाई जीवन स्तर अच्छा है तो समृद्धशाली जीवन तो व्यतीत करेंगे ही। तो ये हमने देख लिया उस काल की आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार की हुआ करती थी। अब हम देखेंगे गुप्त काल में धार्मिक व्यवस्था किस प्रकार से थी। कौन कौन से धर्म का पालन जो है उस काल में सम्राट, राजा या आम जनता किया करती थी। तो इस काल में क्या हुआ कि विष्णु जो है उसके उपासक हो गए गुप्त शासक। हमें किस प्रकार से पता लगता है कि गुप्त शासक जो है वो विष्णु के उपासक थे? तो उनके जो स्वर्ण मुद्राएं हमें मिली है, उन स्वर्ण मुद्राओं पे लक्ष्मी और गरुड़, इनकी प्रतिकृतियां, इनके चित्र अंकित हैं। गरुड़ कौन? विष्णु के वाहन। लक्ष्मी कौन? विष्णु जी की पत्नी। तो इससे हमें पता लगता है कि वो विष्णु के उपासक हुआ करते थे और वो स्वयं को परम भागवत भी कहते थे। इसका मतलब ये है कि वो भागवत धर्म के प्रति यानी
वैष्णव धर्म जो है उसके प्रति अपने आप को समर्पित किया करते थे। ये देखिए हमने देखा कि उनके सिक्कों पर लक्ष्मण और गरुड़ के चित्र अंकित हुआ करते थे। और इस काल में जो है वैष्णव धर्म का उद्भव इस काल में हो जाता है। शैव धर्म हालांकि इसके बाद उसका उद्भव होता है, परंतु वैष्णव धर्म जो है उसका काल उद्भव इस काल में हो गया था। और बौद्ध धर्म भी थोड़ा बहुत चलता रहा था, परंतु बौद्ध धर्म को जो सम्मान और जो उसको राजाओं के द्वारा आश्रय मिल रहा था कुषाणों के काल में, वो इस काल में आके बंद हो गया। इस काल में वैष्णव धर्म जो है उसको ज़्यादा आश्रय राजाओं का मिलने लग गया था। गुप्त काल में अनेक विदेशियों ने भी जो हिंदू संस्कार और धर्म को अपना लिया था, जैसे जावा, सुमात्रा और बोर्नियो वाले इलाके, यानी आज के ये इंडोनेशिया नामक देश में ये आते हैं। और इंडोनेशिया में आज भी रामायण जैसे हमारे यहाँ रामलीला करवाते हैं ना, वैसे वहाँ भी रामलीला करवाते हैं। तो यहाँ के वहाँ पर भी भारत की संस्कृति और धर्म जो है उसके लोगों ने वहाँ पर अपना लिया था। ठीक है, हिंदू धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार उस काल में हो चुका था। आज भी अगर हम देखें, अगर दक्षिण पूर्वी एशिया में तो है, अगर देखें कि सबसे बड़ा मंदिर अगर देखें तो कहाँ है, अंकोर वाट में, है ना। गुप्त काल में साहित्य का विकास अब देख लेते हैं। गुप्त काल साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण युग माना जाता है, यानी अगर देखें स्थापत्य कला की दृष्टि से तो इस काल में कुछ ईंटों के मंदिर ही बने थे। जैसे भीतरी गांव का एक मंदिर है कानपुर में, भीतरी गांव का मंदिर, तो उस काल में सिर्फ ईंटों के कुछ मंदिर ही बने हैं अगर हम स्थापत्य कला की दृष्टि से देखें। परंतु अगर हम साहित्य की दृष्टि से देखें तो हम इसको साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जा सकता है, गुप्त काल को। अब हम देख लेंगे कि गुप्त काल की महान साहित्यिक विभूतियाँ कौन हुआ करती थी। ये नाम जो है आपको याद रखने है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके क्वेश्चन में स्टेटमेंट इनसे फ्रेम हो सकता है और पहले ऑलरेडी हुआ भी है। जैसे कालिदास, सबसे बड़ी अगर हम गुप्तकालीन विभूति देखें, साहित्यिक विभूति, तो कौन थे, कालिदास। इनकी तुलना इंग्लैंड के शेक्सपियर से की गई है। इन्होंने बहुत सारी कृतियाँ लिखी और ये किसके दरबार में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये हुआ करते थे। और इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ क्या है, अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहार, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये हुआ करते थे। ठीक है, ये जो है हम देखते हैं कौन सी, अभिज्ञान शकुंतलम। इसमें क्या था कि दुष्यंत, राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी इसमें बताई गई है। और उनका पुत्र होता है भरत, महान भरत जो है वो इनका पुत्र बाद में होता है। फिर हम देखें महाकवि भास, ये आपको याद रखना है, एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन बन गया था, जैसे उसमें दे रखा था कि भास दे रखा था, भट्टी दे रखा था, ये जो फिर दे रखा था कि ये जो है किससे संबंधित हैं, ये कवि थे या ये साहित्यकार थे या ये जो है योद्धा हुआ करते थे, ये राजा हुआ करते थे, ऐसा क्वेश्चन जो है ऐसे स्टेटमेंट फ्रेम हो गए थे। तो महाकवि भास, मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक जो है उसने लिखी मृच्छकटिकम, जिसको कहते हैं मिट्टी की खिलौना गाड़ी, अगर इसको हिंदी अनुवाद करें तो इसका मतलब ये होता है, जिसमें एक ब्राह्मण पुरुष होता है, उसका वेश्या के साथ प्रेम जो संबंध है उसको इसमें दर्शाए गए। फिर महाकवि भट्टी और पंचतंत्र के रचनाकार विष्णु शर्मा, किरातार्जुनियम के रचनाकार महाकवि भारवी, मात्रगुप्त, ये नाम आपको याद रखने, ये कौन थे, साहित्य से संबंधित है, इतना आपको याद रखना। ये महान साहित्यकार उस काल में हुआ करते थे। और जो कालिदास हैं, इनके नाटक जो है उनकी एक विशेषता है कि ये सारे के सारे सुखांत हैं। सुखांत का मतलब आप समझते हैं, यानी कि हैप्पी एंडिंग वाले। कोई भी इनका नाटक है वो दुखांत नहीं है। और इनके नाटकों में हमें उस काल की सामाजिक स्थिति है, सामाजिक धार्मिक स्थिति, उसका भी हमें पता लगता है। जैसे इनके नाटक में अगर कोई उच्च वर्ग का आदमी है, कोई उच्च वर्ग का व्यक्ति है, तो वो संस्कृत भाषा बोलता हुआ दिखाई देता है। और कोई निम्न वर्ग का है, वो हमें क्या दिखाई देता है, वो हमें प्राकृत भाषा बोलता हुआ दिखाई देता है। तो इनके नाटकों की वजह से हमें उस काल की सामाजिक स्थिति के बारे में भी पता लगता है। भाई अगर कोई आदमी आज के ज़माने में भी मूवी लिखे, जैसे अगर हम देखें सलीम जावेद की जोड़ी उस काल में मूवीज़ लिखा करती थी, तो उनकी मूवीज़ मुख्यतः किस बात पर संबंधित होती है, डाकुओं से संबंधित हो गई है। एक शहर जो है वहाँ पर एक अमीर लड़की है, गरीब लड़का है, इसी के इर्द गिर्द जो है उनकी स्क्रिप्ट हुआ करती थी। ना उनकी स्क्रिप्ट आज के जैसे हुआ करती थी कि बाहुबली के जैसे हो गई, या बाहुबली तो छोड़ो कोई बात नहीं है, तो पीरियड फिल्म के जैसे है। आज के जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ें उस काल में नहीं दिखाई गई, क्योंकि वो समाज में उस काल में हुआ ही नहीं करती थी। तो वो जो है, जो भी आदमी लिखता है वो आसपास के जो वातावरण होता है उससे प्रभावित वो होता है। फिर हम देखते हैं कि पुराने के वर्तमान स्वरूप की रचना जो है वो गुप्त काल में ही हुई थी। ये पुराने नहीं है, पुराण है। जितने भी पुराण हैं इनकी वर्तमान स्वरूप की रचना है वो गुप्त काल में ही आकर पूरी हुई थी। और महत्वपूर्ण स्मृतियाँ भी उस काल में लिखी गई थी। जैसे
याज्ञवल्क्य की स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति इस काल में ही लिखी गई थी। और तो और अगर हम देखें जो अपने महाकाव्य है रामायण और महाभारत, वो भी इस काल में आके ही पूरे हो गए हैं। रामायण और महाभारत क्या है ये तो आपको पता ही है। ठीक है, आगे चल लेते हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि उस काल में और अन्य जो है साहित्यिक विभूतियाँ कौन थी। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, आपको याद रखना है। जैसे दंडी से उस काल में शायद क्वेश्चन बना था एक, दंडी से। फिर है ईश्वर कृष्ण ने लिखी थी सांख्य कारिका। कौन से ने क्या लिखी है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये किससे संबंधित है, ये याद रखना। वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखी है, तो आपको याद रखने लेना है। अमर सिंह ने अमरकोश लिखी है। दिंगनान ने प्रमाण समुच्चय लिखी है। परमार्थ चंद्र गोमिन दंडी, देखिए दंडी ने काव्य आदर्श और 10 कुमार चरित लिखी है। दंडी ने क्या लिखा ये नहीं पूछा था, उसने सिर्फ इतना पूछ लिया था कि ये नाम दिए गए और ये किससे संबंधित हैं। ठीक है, प्रशस्त पाद, ये भी एक साहित्यिक विभूति उस काल में हुआ करते थे। अब हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो नवरत्न हुआ करते थे, वो नवरत्न जो है वो कौन कौन से उस काल में थे। तो अमर सिंह जिसने अमरकोश लिखी, धन्वंतरी आयुर्वेद के जो ज्ञाता हैं, उनकी आयुर्वेद नामक पुस्तक जिन्होंने लिखी, चिकित्सा शास्त्र से संबंधित हैं। हरिसेन इलाहाबाद प्रशस्ति समुद्रगुप्त से संबंधित है, वो भी चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक है। कालिदास, शपणक, शंकु, वराह मिहिर, देखिए ज्योतिष शास्त्र से संबंधित हैं। वररुचि और वेताल भट्ट, ये हुआ करते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न। ये सारे के सारे आपको ऐसे याद रखने की आवश्यकता नहीं है, कोई नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न बताइए। मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ ताकि इनसे संबंधित क्वेश्चन बन जाए अगर, कि ये कौन से काल से संबंधित है, या ये जो है ये साहित्यिक विभूति है, या चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है, या खगोल शास्त्र से संबंधित है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। फिर है गुप्त काल में विज्ञान का विकास बड़ा भयंकर इस काल में हो गया था। अगर विज्ञान की दृष्टि से भी देखा जाए तो गुप्त काल बड़ा महत्वपूर्ण माना जा सकता है। प्राचीन काल से ही भारत में वैज्ञानिक प्रगति तो देखी ही जा सकती है। भाई कुछ भी देखें, अगर धातु को गलाने की हमें विधि पता है, मूर्ति बनाने की लॉस्ट वैक्स तकनीक हमें पता है, तो वो विज्ञान की ही तो बात है। सॉरी देखिए यहाँ से ये जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं, यहाँ से यूपीएससी में एक बार सीधा सीधा सवाल बन गया था, एग्जैक्ट ऐसा क्या ऐसा। प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट जो है शल्य औजारों का प्रयोग अपने यहाँ भारत में होने लगा था। तीसरी सदी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण हमने शुरू कर दिया था, तीसरी सदी ईस्वी में। और 5वीं सदी में आते आते हमें ज्या का सिद्धांत ज्ञात कर लिया था, और 7वीं सदी आते आते तो हमें चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत भी ज्ञात हो गया था। एग्जैक्ट ऐसा कैसा स्टेटमेंट उठा के एग्जाम में पूछ लिया था। फिर आर्यभट्ट इस काल में हुआ करते थे, उन्होंने सूर्य सिद्धांत लिखा, और उन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण भी बता दिए थे कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों होता है। यानी पहले समाज में क्या हुआ करता था कि भ्रांतियां फैला करती थी कि ये सूर्य ग्रहण क्यों हो गया, कि सूर्य को राक्षस ने निगल लिया है, चंद्रमा को राक्षस ने निगल लिया है, ऐसे ऐसी भ्रांतियां हुआ करती थी। परंतु आर्यभट्ट ने उस काल में कह दिया था कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों होता है, वास्तविक कारण बता दिया था उन्होंने। और वो पहले नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये भी घोषणा कर दी थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। और वे अपने समय के महान गणितज्ञ हुआ करते थे, और दशमलव पद्धति का विकास भी किसने किया, आर्यभट्ट ने ही किया। और उन्हीं के प्रयासों की वजह से, उन्हीं की बदौलत गणित और खगोल विज्ञान को अलग अलग माना जाने लगा, नहीं तो पहले गणित और खगोल विज्ञान को अलग अलग नहीं माना जाता था। फिर क्या है, भास्कर प्रथम भी इस काल में हुए। भास्कर प्रथम ने लिखा सूर्य सिद्धांत, इसके ऊपर सूर्य सिद्धांत पे उसने टीका लिखी। और वराह मिहिर जो थे वो भी गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। देखिए आपको याद रखना है कौन सा आदमी, कौन सा विद्वान किस क्षेत्र से संबंधित हैं। वराह मिहिर जो है वो खगोल शास्त्री हुआ करते थे। और ब्रह्मगुप्त जो थे उन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की, और उन्होंने ये पहले ही घोषणा कर दी थी। यानी न्यूटन ने तो, आइजैक न्यूटन जो थे उन्होंने बहुत बाद में घोषणा की कि किसकी, ग्रेविटी की। परंतु ब्रह्मगुप्त ने पहले ही कह दिया था कि कुछ तो ऐसा है जो समस्त वस्तुओं को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है, कुछ तो ऐसा एक यूनिवर्सल लॉ है। हालांकि वो उसको नाम नहीं दे पाए थे, नाम दिया आइजैक न्यूटन ने। तो हमें पहले पता लग गया था कि गुरुत्वाकर्षण जैसे कोई चीज़ है, पर उसका एग्जैक्ट नाम हमें नहीं पता था कि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये हमने देख लिया कि उस काल में विज्ञान जो है उसका विकास किस प्रकार से हुआ। अब हम देख लेते हैं उस काल की मुद्राएं किस प्रकार की हुआ करती थी। अगर हम पिछले राजाओं से भी तुलना करें तो इस काल की जो मुद्राएं हैं वो सर्वश्रेष्ठ हम उनको कह सकते हैं। और इससे संबंधित यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन भी पूछा है।
मेन इनका कारण ये है कि एक तो ये एक निश्चित आकार में बनी हुई है, फिर एक इनकी मात्रा देखा जाए शुद्धतम भी थोड़ा अगर देखा जाए कुशाणों से तुलना करें तो कम है, पर शुद्धता की मात्रा में भी ये अच्छी खासी है। फिर दूसरी बात, अनेक प्रकार के सिक्के इन पे हैं, जैसे कि हम देखें धनुर्धर प्रकार का सिक्का है, युद्ध देखिए धनुर्धर प्रकार का सिक्का, युद्ध प्रकार का सिक्का, परशु प्रकार का सिक्का, चीता घातक, शेर घातक, छत्र प्रकार का सिक्का, घुड़सवार, हाथी सवार, और समुद्रगुप्त का तो गिटार बजाते हुए भी एक सिक्का है। गिटार मतलब वीणा बजाते हुए, गिटार में मजाक में बता रहा हूँ, वीणा बजाते हुए जो है वो उनका एक चित्र है। तो अलग अलग प्रकार के सिक्के इस काल में हमें मिलते हैं। समुद्रगुप्त के अश्वमेध प्रकार के जो सिक्के हैं, और चंद्रगुप्त द्वितीय को जो शेर घातक के सिक्के हैं, देखिए यहाँ होगा लायन स्लेयर, ये रहा चंद्रगुप्त द्वितीय का, ये सर्वोत्तम माने जा सकते हैं। और कुमारगुप्त प्रथम है, उसके काल में आते आते जो है इसका पतन होना शुरू हो गया था। किसका? जो सिक्का कला थी उसका पतन उस काल में आते आते होना लगा था। तो इस लेक्चर में हमने क्या देख लिया? इस लेक्चर में हमने देख लिया गुप्त काल जो उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की हुआ करती थी। हमने जो है वो महत्वपूर्ण जो प्रशासनिक शब्दावलियाँ हैं, जैसे ऊपरी कौन होता था, भुक्ति क्या होती थी, विषय क्या होता था, विधि क्या होती थी, ये सब आपको याद रखनी है। ठीक है। समाज उस काल में कैसा हुआ करता था, उस काल में अगर साहित्यिक विभूतियाँ कौन कौन सी थी, गुप्त द्वितीय के दरबार में अगर हम देखें तो अमरकोश, कालिदास हैं, ये उस काल में विष्णु शर्मा जिन्होंने पंचतंत्र लिखी, इस प्रकार की साहित्यिक विभूतियाँ उस काल में हुआ करते थे। फिर विज्ञान से संबंधित हमने देखा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रख लेनी है। तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये अपना टेलीग्राम चैनल है लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से। इस लेक्चर की PDF आपको इसमें मिलेगी। आप PDF जाकर एक बार पढ़ना तो आपको अच्छे समझ में आएगा। और NCERT आपको अवश्य पढ़नी है। ओल्ड वाली NCERT ले लेना, न्यू वाली NCERT जो 6th क्लास की है उसमें इस बारे में ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, तो आपको ओल्ड वाली NCERT ले लेना। ओल्ड वाली न्यू NCERT में ज़्यादा फर्क नहीं है, तो आप क्या करना, जो ओल्ड वाली NCERT आपको मिल जाएगी रामचंद्र शर्मा वाली, वो आपको ले लेनी है, या तो गूगल से आपको डाउनलोड कर लेनी है, वो आपको एक बार पढ़ लेना है ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं अपने चैनल पे, और कोई आपको सलाह देनी है तो आप अवश्य दे दीजिएगा निसंकोच होकर। बड़े ही लोकतांत्रिक रूप से हम अपने छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।